नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के इस खास अंक में। तेजी से बदल रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम, तेजी से चढ़ रहा है सियासी पारा और इसीलिए हम हाजिर हैं इस नए अंदाज में, नए जोश के साथ। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरी साथी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया जय। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने आज बहुत अच्छी चाय पी है। तो चाय की चुस्कियों के साथ हम शुरुआत करेंगे नया सवेरा की। जब हम बात करते हैं नया सवेरा को लेकर तो एक सुविचार के साथ आगाज करते हैं कि आपको प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, कुछ और मिले ना मिले, लक्ष्य की प्राप्ति और अनुभव तो आपको मिलेगा ही। और ये जो अनुभव है इसी के साथ आप अपने व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जहां बात होगी लोकसभा जो चुनाव है 2024 के, उसकी चुनौती को लेकर कल सेकंड फेज का मतदान होने वाला है। क्या तैयारी है चुनाव आयोग की, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही साथ जानेंगे ग्लैमर वर्ल्ड, आर्थिक जगत और स्पोर्ट्स में क्या कुछ खास हो रहा है। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। 13 मई को चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन। अखिलेश यादव कन्नौज से भरेंगे पर्चा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीट पर डाले जाएंगे कल वोट। पटना के पुनपुन में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में केन्या में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 38 लोगों की मौत, 11,000 से अधिक लोगों को किया गया विस्थापित। और आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। कल दिल्ली ने गुजरात को दी 4 रन से शिकस्त। ऋषभ पंत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, एक गेंदबाज के खिलाफ 18 गेंदों में स्कोर किए 62 रन। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह में मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 3 जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैली कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। तो मुरैना, आगरा, बरेली तमाम जगह इस वक्त चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती है यहां पर, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक इस वक्त हैं मैदान में। तो भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक सभी चुनावी मैदान में इस वक्त हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, बता रहे हैं किस तरह से चुनावी पारा इस वक्त जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, उन्हें भी इस वक्त काफी जोश में
डुबाने में कामयाब हो रहा है और आज प्रधानमंत्री यूपी और मध्य प्रदेश में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना से नितेंद्र सिंह और यूपी के आगरा से शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और नितेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। नितेंद्र, प्रधानमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी मैदान का जो पारा है वो हाई वोल्टेज तक लेके जाने में कामयाब हो रहे हैं। जबरदस्त हुंकार भर रहे हैं, विपक्ष पर करारा हमला भी कर रहे हैं अपनी तमाम पॉलिटिकल रैलीज में। किस तरह से देख रहे हैं आज की जो उनकी रैली है, किन मुद्दों के साथ वहां पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, मुरैना जो एक चंबल का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी की गई है और तकरीबन लाखों लोगों की आने की यहाँ संभावना है। और ये जो सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पहले नरेंद्र सिंह तोमर 19 में जीते थे और वो कृषि मंत्री बने थे। और ये जो बिहार का इलाका है, कभी अभी अपने बंदूक की खेती के लिए जाना जाता था, अब वो अपने कृषि मंत्री यहाँ पर दिए थे। साथ ही साथ विकास को लेकर के कई सारी जो डबल इंजन की सरकार बीजेपी कहती है कि स्टेट में और सेंटर में सरकार है तो उससे तेज गति से विकास होता है। तो जहाँ तक मुद्दों की बात है तो निश्चित तौर पे विकास और विरासत को कैसे भाजपा लेकर आगे बढ़ रही है ये एक मुद्दा है। लेकिन जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि बेरोजगारी यहाँ बहुत है, शिक्षा के संस्थान यहाँ पर नहीं है, चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं है, सड़क की भी हालत ठीक नहीं है, विपक्ष का आरोप है। और उन मुद्दों के साथ वो जनता के पास जा रहे हैं। और बीते जब से चुनाव की घोषणा हुई है तो ये छठी बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। कल भी भोपाल में उन्होंने रोड शो किया, आज आप देख रहे हैं कि मुरैना में है। और ये जो सीट है और आज जो जनसभा होगा उसमें 11 लोकसभा सीट पर प्रभाव पड़ेगा और 7 मई को तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। तो निश्चित तौर पे 4 सीट है जिसमें भोपाल है, सागर है, मुरैना है। और इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा होगा और जनसभा होगा उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोच करके लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुरैना बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और बीजेपी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश। हम जानते हैं कि 29 में से 2019 में 28 सीट बीजेपी के पास गया था। मुरैना लगातार 7वीं बार बीजेपी लगातार 7 बार से बीजेपी यहाँ से जीत रही है और 33 साल में कभी पराजित नहीं हुई है। तो बीजेपी का एक तरह से गढ़ है ये। और यही जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री मैसेज देंगे, अपनी जो उनकी जो विकास की योजनाएं हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल में किया वो सब तमाम चीज़ यहाँ जनता को बताएंगे। बिल्कुल। और आप सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र मिश्र का, जो कि आगरा से जुड़े हुए हैं। अगर हम आगरा की बात करें तो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस सीट के लिए कवायद करती हुई नजर आ रही हैं और आज प्रधानमंत्री का भी वहां कार्यक्रम है। शैलेंद्र, खासतौर पर इंडी गठबंधन जाति समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहा है। अगर सियासी गठजोड़ की बात की जाए और वहाँ के जो मतदाता हैं उनका मन किस तरह से आंका है आपने? देखिए, पहले और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान एक तरह से पहले चरण में हुआ और दूसरे चरण में जो होना है उसको आप देखें तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ आगरा, ये तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, जिसमें अगर तीसरे चरण को भी मिला लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज की मोटा मोटी सारी सीटें आती हैं। ये वो इलाका है जहाँ किसी ज़माने में बहुजन समाज पार्टी क्या बहुत मजबूत गढ़ रहा करता था, लेकिन 2014 से पहले की वो स्थिति थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो सिर्फ एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा में दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और जो आप देखें जो बहुजन समाज पार्टी को जो सीटें आई थी या फिर समाजवादी पार्टी को जो सीटें आई थी उसमें इन जो तीनों चरणों में जो कुछ सीटें हैं उनमें बहुत उनके लिए एक तरह से वो इलाके थे जहां से वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब स्थितियां पूरी बदली हुई है। 2014-2019 हमने देखा कि जब इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ 2017 में तो बीजेपी को बहुत शानदार सफलता 2014 के चुनाव में, लोकसभा में, 2019 में और 17 में इन्हीं इलाकों से देखने को मिली। और इस बार एक और समीकरण बदला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। आरएलडी जिनका इन्हीं इलाकों में प्रभाव माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जहाँ पर जाटलैंड है या आगरा और उसके आसपास, वो बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी आरएलडी बीजेपी के साथ है। जब भारत रत्न से सम्मान का ऐलान किया गया स्वर्गीय जो किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री को, तो निश्चित तौर पर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आए। तो अब समीकरण
बीजेपी को लगता है कि उसके पक्ष में और मजबूत हुए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, जब हमने बात की एसपी सिंह बघेल जो आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि ये जो रैली होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों जगह पर बीजेपी के सांसद हैं। 5 लाख के करीब जीत हासिल हुई थी मतों से फतेहपुर सीकरी से। बीजेपी के राजकुमार चाहर जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार कह रहे हैं कि और बड़ी जीत होगी। सामने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रामनाथ सिकरवार, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आगरा की बात करें तो सामने कांग्रेस को ये कोटे में सीट गई है, कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा ने भी यहाँ पर एक महिला प्रत्याशी पूजा अमरोही को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये एक तरह से देखें कि बसपा उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई को तिकोड़िया बनाए, लेकिन बीजेपी को लगता है कि एक तरह से 2019 के मुकाबले और बेहतर मार्जिन से जीत हासिल होगी। उसके लिए वो समीकरणों को गिना रही है कि किस तरह से यहाँ आरएलडी साथ आई है और बीजेपी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विकास कार्य हुआ है, आगरा में मेट्रो आई है, आगरा में पानी की समस्या हल करने की तरफ बहुत काम हुआ है। आज आगरा देखे तो चारों तरफ सड़क का जो विस्तार हुआ है उससे लोग बात भी करते हैं। तो बीजेपी इसको लेकर एक तरह से देखे तो आशान्वित है इन इलाकों में। बिल्कुल। और नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अगर हम मुरैना की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ रैली, काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग इस वक्त हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर हम बात करें किस तरह से वहाँ पर देखते हैं आप जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में अपनी चुनावी साख को लेकर अपनी ताल ठोक रहे हैं, किस तरह के चुनावी समीकरण वहाँ पर आपको दिखते नजर आ रहे हैं? देखिए मुरैना में त्रिकोणीय संघर्ष है, त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने इस बार शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया है और इससे पहले 19 में मैंने बताया था कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से लड़े थे और वो बाद में कृषि मंत्री भी उनको बनाया गया था। बसपा ने रमेश गर्ग को टिकट दिया है और रमेश गर्ग पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद वो बसपा से उनको टिकट मिला। और सत्यपाल सिंह अहिरवार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है और निश्चित तौर पे अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में बसपा दूसरे स्थान पे रही थी और उनका वोट परसेंटेज भी 35% करीब था। और उसके बाद 2019 की बात करें तो बसपा का 11% वोट प्रतिशत था। तो निश्चित तौर पे बसपा यहाँ पे एक अच्छा उनका वोट बैंक है और वो जो रमेश चंद्र गर्ग है उनका ये कहना है कि इस बार हम मजबूती से लड़ रहे हैं और वैश्य समाज से वो आते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस का भी ये कभी गढ़ रहा था, लेकिन बीते अगर 7 बार की चुनाव को देखें तो लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है। तो बीजेपी का इसमें अच्छा लीड मिल रहा है और प्रधानमंत्री की जब जनसभा यहाँ होगी तो निश्चित तौर पे बीजेपी ये आके चल रही है कि जो बाकी 4 सीट है जो तीसरे चरण मतदान है उसका इम्पैक्ट होगा। और ये बहुत ही ऐसा इलाका है, जब मैंने बताया कि पहले बहुत सारे विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन बीजेपी के डबल इंजन के सरकार में कई सारे विकास कार्य यहाँ पर हुए और ये जो शिवमंगल सिंह तोमर हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्हीं विकास के मुद्दों के पर यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन की ही तूती बोलती है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत ये तमाम पार्टियां जानती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका आगरा से और नितेंद्र आपका मुरैना से जुड़ने के लिए। और वहीं जया, जब हम बात आगरा और मुरैना की कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को बताएं कि मुरैना की गचक और आगरा का जो पेठा है वो किस पार्टी का मुंह मीठा करवाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन ये मानना जरूर हो है कि इस वक्त जो हाई वोल्टेज ड्रामा हम देख रहे हैं इस चुनावी माहौल में, वो अविश्वसनीय है, ऐतिहासिक है। पूरे विश्व की निगाहें हैं इस वक्त भारत पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये लोकसभा चुनाव 2024 भी कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल। और इससे जुड़ी और तमाम खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ में हमारे खास शो नया सवेरा के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे।
माराठा का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो हमने बात की यहाँ पर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है, उनके बारे में। अगला स्टार प्रचारक किसको लेकर आ रही हैं आप जया? अगला हम यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और मोटा भाई शाह यानी कि अमित शाह की, और किस तरह से वो भी चुनावी मैदान में इस वक्त कूदे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं, आज अमित शाह तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में होगी। यहां चुनाव में बीजेपी से माधवनेनी रघुनंदन राव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से नीलम मधु और बीआरएस से पी वेंकटराम रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। मेडक लोकसभा सीट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक है और 1957 में अपनी स्थापना के बाद से मेडक सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, कांग्रेस का गढ़ रही है। तेलंगाना के बाद अमित शाह उड़ीसा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिमी उड़ीसा के सोनपुर शहर में जनसभा करेंगे। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होंगे। पश्चिमी उड़ीसा वो इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति बीजेडी के मुकाबले बेहतर है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक उड़ीसा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया और बीजेडी के लिए रिकॉर्ड 6ठी बार कार्यकाल की मांग की है। वहीं रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां वो प्रदेश के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और वो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके माहौल में उनके लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। मुलायम सिंह यादव के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश यहां से जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। बात समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की करते हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये असली पीडीए है, यानी परिवार विकास प्राधिकरण यानी सफाई। आइए सुनते हैं। असली पीडी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है, एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। तो चलिए यहाँ पर उम्मीदवार चेंज किया है। उम्मीद करते हैं कि
अब अखिलेश की उम्मीदवारी के बाद कुछ स्थिति बेहतर हो सके सपा के लिए। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो सागर सीट है वो इन दोनों चर्चा के केंद्र में है। वर्ष 1996 से ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही लता वानखेड़े इस बार भाजपा की टिकट पर यहां से ताल ठोक रही हैं। चुनावी चर्चा के बीच लता वानखेड़े ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से। पार्टी ने डॉक्टर लता वानखेड़े को इस समय अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं सागर में और किन बातों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं, स्वयं लता वानखेड़ा जिसे हम बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके इस समय हैं? तो सबसे प्रमुख मांग तो आई है कि सिरोंज तरफ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ हमें रेलवे से जोड़ना है सिरोंज को, कुरवाई को और शमशाबाद। यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं है, तो हमें यहाँ रेलवे ट्रैक हमारा सबसे प्रमुखता से रेलवे। और दूसरा सागर अभी चूंकि बहुत बढ़ गया है और बुंदेलखंड का ये पूरे संभाग का ये मेन सागर मुख्यालय है, तो यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा यहाँ पर मैं एयर स्ट्रिप का मैं बनवाऊँ ताकि यहाँ से लोगों को कहीं जाना हो तो फ्लाइट सुविधा प्राप्त हो सके। तो महिलाओं से मेरा बहुत काफ़ी साथ उनसे मेरा बहुत जुड़ाव है और उनकी हर स्थिति से मैं बहुत रूबरू हूँ। तो महिलाओं में थोड़ा मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और आत्मविश्वास आता है स्वावलंबन से। तो यही लक्ष्य है कि मैं हर महिलाओं को स्वावलंबी बना पाऊँ, उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको वो अवसर में दिला पाऊँ जो इसकी वो लायक हैं। और जिस तरह से हमारे मोदी जी ने अभी 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लखपति दीदियों में मेरा सागर लोकसभा शामिल हो। मेरा यही महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का रहेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सागर से डॉक्टर लता वानखेड़े, जिनका कहना है कि इस चुनाव में महिला, रोजगार और क्षेत्र का विकास एक उनकी प्राथमिकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, टीडी न्यूज़, सागर, मध्य प्रदेश। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बरेली मोड़ स्थित मैदान में चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाहजहांपुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर और जेपीएस राठौर से डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर लता वानखेड़े को इस समय अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं सागर में और किन बातों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं, स्वयं लता वानखेड़ा जिसे हम बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके इस समय हैं? तो सबसे प्रमुख मांग तो आई है कि सिरोंज तरफ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ हमें रेलवे से जोड़ना है सिरोंज को, कुरवाई को और शमशाबाद। यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं है, तो हमें यहाँ रेलवे ट्रैक हमारा सबसे प्रमुखता से रेलवे। और दूसरा सागर अभी चूंकि बहुत बढ़ गया है और बुंदेलखंड का ये पूरे संभाग का ये मेन सागर मुख्यालय है, तो यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा यहाँ पर मैं तो एक बार फिर आपको बताएं कि शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बरेली मोड़ स्थित मैदान में चुनावी रैली कर जो वहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं अरुण सागर, उनके लिए चुनावी प्रचार करेंगे। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर हमारे जो संवाददाता हैं अश्विनी मिश्र, उन्होंने वहाँ के जो जेपीएस राठौर हैं उनसे खास बात की है और भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के साथ भी। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शाहजहांपुर में होनी है। शाहजहांपुर से सांसद और भाजपा के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद प्रत्याशी अरुण सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, किन मुद्दों पे, विकास कार्यों पर या फिर मोदी जी के चेहरे पर, क्या कुछ लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। इतना उत्साह है गांव-गांव, बूथ-बूथ पर कि बहुत प्रचंड बहुमत से ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगी, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है। कई जो जनता की अपेक्षा होती है, NH-24 पर बड़ा भयंकर जाम यहाँ पे लगता था। मुख्य ये रीढ़ की परिवहन की रीढ़ है दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक जाने का। क्या कुछ विकास कार्य कर पाए हैं आप पिछले 5 वर्षों में? देखिए, जब मैं सांसद बना था 2019 में, तो मेरे पहली बार
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र भी लिखा था, और जो भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री जी हैं माननीय नितिन गडकरी जी से, जो 9 साल से कार्यबंद था हमारा बरेली से नेशनल हाईवे शाहजहाँपुर सीतापुर तक, मेरे एक अनुरोध पर लगभग 1400 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली है। आज आप देख रहे होंगे 12-12, 14-14 घंटे जाम रहती थी कटरा से आगे रेलवे क्रॉसिंग पर। वो जाम को निजात दिलाने में मुझे मोदी सरकार की गारंटी है। डीपीएस राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डबल इंजन सरकार की बात होती है, केंद्र में मोदी जी, यहाँ पर योगी जी, जेपीएस राठौर साहब, सुरेश खन्ना जी, कई सारे मंत्री इसी क्षेत्र से हैं, फिर भी जनता ये मानती है कि रोजी रोजगार, व्यापार, इन सब के लिए कितना और अनुकूल माहौल बनेगा? देखिए, शाहजहाँपुर में छोटे और बड़े उद्योग में कम से कम 10 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था हुई। कुछ के रोजगार अच्छे हुए, कुछ को और ज़्यादा अच्छे हुए, कुछ को मुद्रा लोन के माध्यम से सबको रोजगार मिला। यहाँ कोई कमी नहीं रही। प्रधानमंत्री जी के ही दिशा निर्देशन में सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन हुआ, खुद अमित शाह जी उसको हेड कर रहे हैं। गुजरात का जो सहकारिता मॉडल है, कहाँ उत्तर प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं, या आगे की राह क्या देखते हैं? विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से जस्ट पहले हम सब कोऑपरेटिव के अध्यक्षों को बुला करके उस दिन योजना का लॉन्च किया। आज शाहजहाँपुर में 42 लगभग हमने 100 मीट्रिक टन के साल केवल शाहजहाँपुर में बने हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही पूरे देश में बन रहे हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी का ये दावा है कि विकास भी और विरासत भी दोनों को सजोते हुए इस शाहजहाँपुर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। चौथे चरण में 13 मई को यहाँ मतदान होगा। जनता का क्या जनादेश होगा, ये निश्चित तौर से देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, शाहजहाँपुर। विकास भी, विरासत भी। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, 5 सीटों पर, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटों और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। बात अब आंध्र प्रदेश की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 175 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में 13 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के अगर हम बात करें तो इसके दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था। बात पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जहां कल 26 तारीख को मतदान होगा। यहां बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 87 कंपनियां और मणिपुर पुलिस के 4000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। In the segments of the Outer Manipur parliamentary constituency, they are going for polls on the 26th of April. So put together 857 polling stations, including 9 special polling stations are going for polls. And they are all part of the Outer Manipur parliamentary constituency. And all the necessary arrangements have been done. And 87 companies of Central Paramilitary Forces and more than 4,000 personnel from state police force are being deployed for doing the security related work
to ensure that the elections are free and fair and incident free. फतेहपुर सीकरी सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा के राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी के राजनीतिक समीकरण, देखिए फतेहपुर सीकरी की चुनावी जमीन से संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की निगाह रहती है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। गौरतलब है कि आगरा के जिला मुख्यालय से 35.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। फतेहपुर सीकरी भारतीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, पंच महल सहित कई इमारतें हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। अब बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव की, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, कांग्रेस सपा गठबंधन से रामनाथ सिंह, बसपा से रामनिवास शर्मा चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के राजकुमार चाहर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मोदी की गारंटी को अपने काम की गारंटी बताते हुए राजकुमार चाहर इस बार भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आप फिर हैं, सांसद हैं, किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियों को? आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और आम जनता ये पूरी ताकत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और ज़बरदस्त तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों में एक उमंग का माहौल है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार जो लगभग 5 लाख वोटों से जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार ये जीत और बढ़ी जाएगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के लिए? देखिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े व्यापक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ट्यूबवेल को भी जो पैसा लगता था वो भी फ्री करने का काम किया है। यूपी में नलकूपों के लिए अलग बिजली देने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ड्रिप इरिगेशन, अपने जो रेल भी चलाई उसके लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे काम बड़ा आगरा में जो हुआ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वो हुआ सदियों से चलाई आ रही थी एक समस्या। आज तक पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ। आज आप देखिए, मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना से हर घर को नल और हर घर को नल से मिलेगा गंगा जल, इतनी बड़ी योजना दी है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ सिकरवार के मुताबिक इलाके में विकास की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार नतीजे पूरी तरह से बदले होंगे। रामनाथ जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? मेरा पर्टिकुलर कोई एक मुद्दा नहीं है। आर्मी में सेवा करने के बाद मैं इस नई दुनिया में आया। वहाँ एक नई दुनिया है। लोकतंत्र की जगह मुझे यहाँ लूट तंत्र मिला। चुनाव के नतीजों को देखें, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर बीजेपी के फिर उम्मीदवार हैं, चुनाव जीते थे। एक बड़ा मार्जिन था, 5 लाख से ऊपर कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीता। तो कैसे आपको लगता है कि ये अब जो फासला है वो आप उसे कवर करें? कभी कभी झूठ सच पे हावी हो जाती है, लेकिन असल में परत खुलती है तो उस झूठ को बड़ी चोट लगती है। पहले झूठ बोल करके इन्होंने बहुत कुछ लोगों को गुमराह किया। अब इनकी झूठ की परत खुल चुकी है। उस समय लोग वोट दे गए झूठ के बहकावे में आकर के। अब इनका पाप का घड़ा फूटने वाला है और जनता समझ चुकी है। अब गाँवों के अंदर अगर पूछने जाओगे, रामनाथ सिकरवार आपने नाम ले दिया, फौजी बाबा नाम ले दिया आपने, लोग आपको मालाओं से लाद देंगे, आपको कंधों पे बिठाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। नेताओं के सियासी वादों के बीच जनता ने इलाके के विभिन्न मुद्दों और सियासी चेहरों के ढेरों वायदों को लेकर अपनी राय जाहिर की। सुधार हुआ है थोड़ा फतेहपुर सीकरी में, और पहले पानी कमी थी, पानी कमी पूर्ति हो गई थी, सब बात है।
और जी घंटाघर बना हुआ सामने 1947 में, अभी चालू नहीं है। फतेहपुर सीकरी में काम तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि कोई रोजगार नहीं है। कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या कोई बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई बढ़िया इंटर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल। अब बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के इतिहास की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह शामिल है। इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के राज बब्बर को मात देते हुए बसपा की सीमा उपाध्याय सांसद बनी थीं। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी बाबूलाल सांसद ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजकुमार चाहर कांग्रेस के राज बब्बर को 4.96 लाख वोटों से हराकर सांसद चुने गए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किसकी किस्मत चमकती है और किसकी रूठेगी। फतेहपुर सीकरी से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई हॉट सीट तो है फतेहपुर सीकरी, ऐतिहासिक इलाका है, ऐतिहासिक नगरी है और हो सकता है इस बार भी इतिहास रचे। बिल्कुल, और ये तमाम वो सीट्स रही हैं जिसमें ये जो तमाम उम्मीदवार हैं, क्या वो खरे उतर पाएंगे जनता की उम्मीदों पर, इसका फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर की। बिल्कुल, जो कि आ रही है पटना से, जहां पर बिहार की राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना के अनुसार पुनपुन में जो 2 लोग हैं उन्होंने अज्ञात अपराधियों की अगर बात की जाए तो गोली मारी है और गोली लगने से सौरभ कुमार की मौत हुई, जबकि दूसरा युवक जो है वो घायल है। 2 लोगों को गोली लगने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग सड़क पर आ गए और रोड पर जमकर हंगामा करने लगे। मामला बढ़ते देख पटना के सिटी एसपी पूर्वी भरत सोनी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वारदात के बाद पटना का पुनपुन NH 83 जो हाईवे है कई घंटों तक जाम रहा। सिटी एसपी पूर्वी भरत सोनी ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सौरभ कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उनका मित्र मुनमुन कुमार घायल है। FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुनपुन के CDPO कन्हैया सिंह ने घटना की जानकारी दी। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने
साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस वक्त जो पुलिस है वो अपनी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़े। वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए आर्थिक विकास को खूब सराहा है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। Has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They've put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that, but they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around, and we need a little bit more of that here. और राजनीतिक इच्छा शक्ति जया किस तरह से नौकरशाही में बदलाव ला सकती है और एक सकारात्मक सोच के साथ आप आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हम देखते हैं उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ पता चलता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देखकर। बिल्कुल। और क्या कुछ है अखबारों की सुर्खियां आज दिल्ली से प्रकाशित, उस पर अब नजर डालेंगे हमारे विशेष सेगमेंट में। तो आज हमारी सहयोगी लता हमारे साथ जुड़ी हैं। लता, आप क्या कुछ समेट कर लाई हैं तमाम अखबारों से हमारे दर्शकों के लिए? तो आंचल और जया, आज हम अगर समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष स्पेशल सुर्खियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के बयान को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स की बहुत तारीफ की है, जिसको लेकर सभी दलों ने विशेषकर भाजपा ने उनको हमला बोला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के जो वित्तीय सेवा से जुड़ी दुनिया की नामी कंपनी जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की है। उन्होंने आर्थिक नीतियों के विषय में प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी ने अविश्वसनीय काम किया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सुर्खियों की बात करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा को कुछ एडवाइजरी जारी की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि मोबाइल बैंकिंग से कस्टमर बनाने व क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता कोटक महिंद्रा बैंक। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आईटी नियमों का पालन न करने की वजह से इस पर कोटक महिंद्रा पर लगाई जा रही है ये रोक। बात कर लेते हैं आगे लोकसभा चुनाव की। तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया है और इसके लिए वोटिंग कल होनी है, ये भी थी एक विशेष खबर। और आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के कानून मंत्री हैं आजम नजीम, उन्होंने माना है कि रावी पर भारत का है अधिकार। आगे बढ़ते हैं सुर्खियों में और देख लेते हैं एक सकारात्मक समाचार, जिसमें जेईई मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके रिजल्ट आ गए हैं। उसमें 56 छात्रों ने टॉप स्कोर प्राप्त किया है, इसमें से 6 स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं। सकारात्मक खबरों की ही अगर बात करें
तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो DU है उसमें जॉब मेले की भी शुरुआत हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। इसके लिए 3700 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। पहले दिन जॉब मेले के पहले दिन 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और इस तरह से आज की ये थी समाचार पत्रों की विशेष सुर्खियां। बहुत बहुत शुक्रिया लता, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए और इतनी पॉजिटिव खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर। नया सवेरा का एक खास अंक देखते रहिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब सीधे रुख करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। पूर्वी अफ्रीका के केन्या में बाढ़ के कारण अब तक 38 लोगों की मौत, हजारों परिवारों को अपने जलमग्न घरों से निकलने और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र गाजा समन्वयक ने गाजा में सहायता को सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए इजरायल से तत्काल कदम उठाने की मांग की। समन्वयक ने कहा कि सहायता कर्मियों को करीब 23 लाख लोगों को मदद पहुंचानी है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने 2 अमेरिकी और 1 इजरायली जहाज पर हमला किए जाने की पुष्टि की है। हूती विद्रोही नवंबर से ही लाल सागर क्षेत्र में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। वे गाजा में इजरायल का सामना कर रहे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपनी श्रीलंका की यात्रा के दौरान कहा कि ईरान श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार। इस दौरान दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने उनकी पत्नी के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से निलंबन ले लिया है और वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन आगामी 1 हफ्ते तक नहीं करेंगे। और अब खबरें कारोबार जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मसाले बोर्ड ने कहा कि वे दोनों देशों को भेजी जाने वाली ऐसी खेपों का अनिवार्य परीक्षण करेगा शुरू। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले बोर्ड ने यह भी कहा कि वह मूल कारण का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए निर्यातकों के साथ करेगा काम। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों को उनके स्वामित्व एवं संचालन वाले भवनों, टावर, विद्युत उपकरण और डार्क फाइबर सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को सभी तरह के दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों के साथ साझा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की। विदेश में खनिजों की खोज के लिए गठित सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया। और बिजनेस के बाद आइए बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो बात IPL की, जहां कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराया।
दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं आरसीबी आखिरी स्थान पर है। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के मुताबिक रोहित शर्मा के बाद संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट टीम की T20 की कप्तानी दी जानी चाहिए। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर कार्लोस टेवेस को अस्पताल से छुट्टी मिली। टेवेस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब देखते हैं खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। बंदा फिल्म की टीम भैया जी के लिए एक बार फिर से साथ आई है। ये मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म होगी, जिसका पहला गाना बाघ का करेजा आज जल्द रिलीज हुआ। बहुचर्चित गुजराती फिल्म कसूम्बो के हिंदी ट्रेलर का एक भव्य कार्यक्रम में किया गया अनावरण। इस फिल्म के हिंदी संस्करण 3 मई 2024 को सिनेमाघरों में आएंगे। लक्ष्मण उटेकर निर्देशित और सह कलाकार रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा में विक्की कौशल मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। बिग बी के फैंस के लिए अच्छी खबर। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिग बी ने जानकारी दी कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की शूटिंग शुरू कर दी है। और नया सवेरा में आप बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। बात अगर मौसम की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो तमाम उत्तरी राज्य हैं वहां पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए बाल्टिस्तान, गिलगिट और मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड के भी कई राज्यों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। आइए अब देखते हैं कि तमाम जो राज्य हैं उनमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और मिजाज मौसम के साथ ही नया सवेरा का आज का अंक यही खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं और ले चलते हैं तमिलनाडु के मदुरई। बिल्कुल, जहां पर चित्रई उत्सव की झलकियों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान की प्रार्थना की है और वो जुलूस में शामिल हुए। और आपसे अलविदा नहीं कहेंगे क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन आपसे हमें कल भी मुलाकात करनी है, तो चाय की चुस्कियों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।